ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं ला शातेलिया प्रिंसिपल। ठीक है, तो ला शातेलिया प्रिंसिपल बहुत सिंपल चीज कहता है। वो क्या कहता है, देखो, इफ वी ट्राई टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम कंडीशन, कोई एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इट ट्राइज टू restore itself अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का ट्राई करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को रेस्टोर करने का ट्राई करेगा। ठीक है, रिएक्शन ऑकर्स इन सच अ वे the change can be nullified। मैं नहीं बोला नलिफाई होगा ही होगा, बट सिस्टम का ट्राई तो यही रहेगा जो कि वो उस चेंज को नलिफाई कर सके। ये है हमारा ला शातेलिया प्रिंसिपल का फंडामेंटल स्टेटमेंट। अच्छा, ये वाले पूरा का पूरा जो हम डिस्कशन करेंगे उसके दौरान हमारा रेफरेंस रिएक्शन होगा N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2 ammonia गैस प्लस हीट। ये हमारा रेफरेंस रिएक्शन होगा, राइट? यानी कोई भी एग्जाम्पल में मैं अगर बातचीत करूंगा, मैं इसी रिएक्शन का रेफरेंस में डेफिनेटली बातचीत करने वाला हूं, राइट? ओके दोस्तों, तो क्या क्या तरीके से मैं डिस्टर्ब कर सकता हूं कोई रिएक्शन को? सबसे पहला, रिएक्टेंट इज एडेड। मैंने कोई एक इक्विलिब्रियम हो रखा है, मैंने अचानक से बाहर से और रिएक्टेंट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, के इक्विलिब्रियम क्या है? कंसेंट्रेशन, मान लो कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाय कंसेंट्रेशन ऑफ N2 कंसेंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब, राइट? तो मेरा राइट नाउ ये इक्विलिब्रियम हो रखा है, मैंने बाहर से कुछ N2 और कुछ H2 ऐड कर दिया। तो उस इंस्टेंट पे अगर हम बातचीत करें तो बहुत सिंपल सी बात है। ध्यान दो, अमोनिया का कंसेंट्रेशन में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जो मेरा डिनोमिनेटर है वो हमारा बढ़ गया, तो Q विल बिकम लेस देन K, यानी दैट इंप्लाइज रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो हम ला शातेलिया प्रिंसिपल से हम बोल भी सकते हैं, हम ला शातेलिया का प्रिंसिपल से ही डायरेक्टली बोल सकते हैं। ध्यान दो ये वाले पे, जो द रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड टू कंज्यूम द एडेड रिएक्टेंट, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट ऐड किया तो वो रिएक्टेंट को वो खत्म करना चाहेगा। फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट खत्म आएगा, और बैकवर्ड अगर जाएगा तो रिएक्टेंट पैदा होगा। तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट को खत्म करना है तो रिएक्शन को डेफिनेटली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही भेजने वाला है। पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना,
the final values will not be equal to initial। देखो ऑब्वियसली बात है वो नलिफाई करने का ट्राई करेगा, लेकिन जब फाइनल इक्विलिब्रियम अटेन भी हो जाएगा उस टाइम पे ये नहीं है जो पहले जितना अमोनिया का कंसेंट्रेशन था वो अब बन जाएगा, पहले जितना N2 था, पहले जितना H2 था, अब वो उतना ही बन जाएगा, ये तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं। यानी द फाइनल वैल्यूज विल नॉट बी इक्वल टू द इनिशियल वैल्यूज, जो कि क्वाइट एविडेंट है। ऑब्वियसली बात है नया एमोनिया पैदा हो रहा है तो कंसेंट्रेशन ऑफ एमोनिया तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, बट के इक्विलिब्रियम का वैल्यू तो के इक्विलिब्रियम ही रहेगा। तो डेफिनेटली अगर फाइनल न्यूमरेटर मेरा ज्यादा है तो फाइनल डिनोमिनेटर में भी ज्यादा होगा, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ N2 भी बढ़ेगा और कंसेंट्रेशन ऑफ H2 भी बढ़ेगा। हां, जितना मैं डाला, मान लो मैंने उसको 2 मोलर और 3 मोलर बना दिया था, उतना नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा, लेकिन इनिशियली जितना था उससे तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहां पर तीनों का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, अमोनिया का ज्यादा बढ़ेगा, इन दोनों का उतना नहीं बढ़ेगा। बट एक बात ध्यान देना, नलिफाई करने का ट्राई करने का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना जो हमारा इनिशियल वैल्यू था वही हमारा फाइनल वैल्यू भी हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल बकवास है, ये बात ध्यान देना। मैं बार बार इस बात पे पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि बच्चों को ये लगता है जो नलिफाई करने का मतलब है जो पुराने वैल्यूज को वो अपने आप में रीजनरेट कर लेगा। पुराने वैल्यूज को रीजनरेट करने का तो कोई सवाल यहां पर पैदा ही नहीं होता है। अंडरस्टूड? ओके। दूसरा, प्रोडक्ट इज एडेड। तो प्रोडक्ट अगर मैं ऐड करूंगा तो जैसे मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली बात है मैं ध्यान दे सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया मेरा अचानक से बढ़ जाएगा। तो जो हमारा Q हो जाएगा वो हमारा K से बड़ा हो जाएगा, और Q अगर K से बड़ा हो गया तो सिंपल सी बात है रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड, राइट। तो अगर मैं प्रोडक्ट को ऐड करूंगा तो सिंपल सी बात है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को अगर कंज्यूम करना है तो रिएक्शन को तो डेफिनेटली बैकवर्ड जाना ही पड़ेगा, यानी टू कंज्यूम प्रोडक्ट reaction must move in the backward, प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए रिएक्शन को तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना ही पड़ेगा। तो रिएक्टेंट ऐड करूंगा, रिएक्शन हर हाल पे फॉरवर्ड जाएगा। प्रोडक्ट को ऐड करूंगा तो रिएक्शन हर हाल पे बैकवर्ड आएगा। ध्यान देना, प्रोडक्ट ऐड करो, रिएक्टेंट ऐड करो, हर केस में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक को भी बढ़ा दिया मैं अल्टीमेटली तो दोनों ही बढ़ेगा, एक बढ़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। यानी ध्यान दो, यहां पर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, अमोनिया अगर ऐड करूंगा तो देखो N2 और H2 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड गया है। तो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू फिक्स करने के लिए अमोनिया का भी जो फाइनल अमाउंट होगा वो भी इनिशियल अमाउंट से डेफिनेटली ज्यादा तो होना ही पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? यहां पर भी ये बात डेफिनेटली ट्रू है, राइट।
अच्छा, ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने रिएक्टेंट को हटा लिया तो उल्टा जाएगा, यानी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में टूटेगा, यानी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। और प्रोडक्ट को मैं अगर विड्रॉ कर लिया तो प्रोडक्ट को विड्रॉ करने पर डेफिनेटली जो मेरा रिएक्शन है वो मेरा फॉरवर्ड जाने वाला है। इसीलिए हम सोच सकते हैं जो ओपन वेसल में कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन है, जो डिकम्पोजिशन है, वो हमारा क्यों इरिवर्सिबल है? क्योंकि जैसे ही CO2 पैदा होगा तुरंत वो हमारा रिएक्शन मिक्सचर से बाहर चला जाएगा, और रिएक्शन मिक्सचर से बाहर जाने के कारण ऑब्वियस सी बात है जो इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश करवाने के लिए रिएक्शन और थोड़ा फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन वापस CO2 निकल जाएगा तो और थोड़ा फॉरवर्ड जाएगा, वापस CO2 निकल जाएगा, CO2 तो कभी बचेगा ही नहीं। तो बैकवर्ड रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो कभी एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा। तो इस कारण पे धीरे 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 इक्विलिब्रियम ही इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जब तक ना हमारा सारे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाए। तो क्लोज्ड वेसल में अलग चीज है, वहां पर बैकवर्ड रिएक्शन होने के लिए CO2 अभी जिंदा है, लेकिन अगर कहीं पर हमारा रिएक्शन मिक्सचर से ही निकल जा रहा है तो इक्विलिब्रियम ही उस रिएक्शन को भयंकर तरीके से फॉरवर्ड ड्राइव करने वाला है दोस्तों। ओके, सो प्रोडक्ट इज एडेड, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या फिर सॉल्यूशन, डिपेंड करता है गैसियस है या क्या है, इज इंक्रीज्ड। ओके, तो जैसे हम कंटेनर के वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर तुरंत कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात तो निश्चित है, डेल्टा N ऑब्लिक डेल्टा NG अगर 0 हो तो इन दैट केस कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। यह फंडा हम पहले देख चुके हैं, राइट। बाकी अगर मान लो डेल्टा N या डेल्टा NG 0 हमारा नहीं है, तो इन दैट केस अगर मैंने कंटेनर का वॉल्यूम अचानक से बढ़ा दिया तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर को रिगेन करने के लिए वो कोशिश करेगा जो कि हमारा ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स पैदा हो। यानी सिंपल सी बात है, ऑन इंक्रीजिंग V, it moves in the direction of greater gaseous oblique solution stoichiometry. On increasing volume, it must move in the direction of greater gaseous या फिर solution stoichiometry, जो कि अपना जो प्रेशर में ये बदलाव है या फिर कंसेंट्रेशन के बदलाव को वो नलिफाई कर पाए। तो ये वाले केस पे अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में 2 है, यानी एक बात तो निश्चित है, N2 plus 3H2 gives 2 ammonia moves in the backward direction, right? Okay, now next the pressure is increased. मैं प्रेशर जो है वो मैंने इंक्रीज किया। अच्छा,
तो प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूंगा, नॉन गैसियस रिएक्शन, नो इफेक्ट। नॉन गैसियस रिएक्शन का डेफिनेटली कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पे तो प्रेशर का कोई गेम ही नहीं है, राइट। फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन अगर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 हो तो भी ऑब्वियसली बात है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी हमने पहले देखे हैं। लेकिन अगर डेल्टा एन जी 0 नहीं है तो ऑब्वियसली बात है मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, सिस्टम चाहेगा वो अपना प्रेशर को वापस कम करने का, तो सिस्टम अपना प्रेशर को अगर वापस कम करना चाहेगा तो सिंपल सी बात है वो उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ का गैसियस स्टोइचियोमेट्री कम हो। इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ lesser gaseous stoichiometry. It moves in the direction of lesser gaseous stoichiometry. तो सिंपल सी बात है, मैं अगर इस वाले रिएक्शन के बारे में सोचूं तो ये वाला रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो डेफिनेटली हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव होने वाली है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इनर्ट गैस इज एडेड। मैं अगर इनर्ट गैस ऐड करूंगा तो इन दैट केस क्या होने वाला है? अच्छा, इनर्ट गैस ऐड करने का 2 कंडीशन है। पहला, at constant volume, मान लो ये वाला रिएक्शन में मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है, इनर्ट गैस को ऐड कर दिया। अच्छा, अब ध्यान दो, इनर्ट गैस does not react with inert gas does not react with anything. इनर्ट गैस किसी के साथ डेफिनेटली रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, कंटेनर का टोटल प्रेशर तो बढ़ेगा, बट उस इंस्टेंट पे अगर हम सोचें तो प्रेशर ऑफ N2 हो या पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हो या पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया हो, इट डज नॉट चेंज। इनके जो पार्शियल प्रेशर्स है उनमें कोई बदलाव थोड़ी ना होने वाला है। टोटल कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है, टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स भी फिक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स और कंटेनर का वॉल्यूम अगर फिक्स है तो उनके पार्शियल प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आया है। यानी देखो भाई, के में कहीं पर भी इनर्ट गैस का कंसेंट्रेशन तो आएगा नहीं, वो केवल एक नया गैस है जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स पैदा करेगा, दैट्स फाइन, बट वो कहीं पर भी टेक पार्ट तो नहीं कर रहा है। सो क्यूसी will be equals to Kc, therefore it will have no effect on equilibrium. Equilibrium में definitely कोई effect नहीं पड़ने वाला है। ओके, नाउ दूसरा जो है, at constant pressure, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस ऐड करूंगा
देखो यहां पर भी रिएक्शन तो नहीं होगा, लेकिन इनर्ट गैस को ऐड करने पर भी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका तो एक ही तरीका है, दैट इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हैज इंक्रीज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज किया है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सिंपल सी बात है, डेल्टा एनजी अगर 0 हो दैट इंप्लाइज नो इफेक्ट, और डेल्टा एनजी अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो सिंपल सी बात है, इट मूव्स in the direction of more gaseous stoichiometry। So कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस को ऐड करना इज सेम एज कंटेनर का वॉल्यूम में इंक्रीमेंट करना। तो दोनों केस में ही ये मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ, यानी गैसियस मोल्स के स्टोइचियोमेट्री की तरफ शिफ्ट होने वाला है, राइट। नेक्स्ट, कैटलिस्ट इज एडेड। मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, ऑब्वियसली बात है कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन में नेट में टेक पार्ट नहीं करता है, सो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट कैटलिस्ट हमारा नहीं डालने वाला है। अच्छा, एंड लास्ट, heat is added, that means temperature increased। टेम्परेचर जो है उसको मैंने बढ़ा दिया, यानी हीट मैंने ऐड किया। अच्छा, एक बात समझो, N2 plus 3H2 टू एमोनिया प्लस हीट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 2 एमोनिया गिव्स N2 plus 3H2 है तो यहां पर माइनस हीट होगा। यानी एक बात ध्यान दो, अगर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक होगा। मैंने सिस्टम को हीट दिया यानी टेम्परेचर बढ़ाया, तो सिस्टम विल ट्राई टू कंज्यूम दैट एक्सेस हीट। सिस्टम विल ट्राई टू, अगर मैंने हीट को ऐड किया, सिस्टम विल ट्राई टू कंज्यूम दी excess heat, so that implies system will move in endothermic डायरेक्शन। सिस्टम जो है वो हमारा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सिंपल सी बात है, दिस रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ये वाला रिएक्शन जो है इसका फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड एंडोथर्मिक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई रिएक्शन का फॉरवर्ड
एंडो है, फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, और अगर फॉरवर्ड हमारा एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन मूव्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ला शातेलिया प्रिंसिपल. तो जो भी हमारे पास इफेक्ट्स आ सकता है वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं. हम एक आध चीज और देखेंगे जो फिजिकल इक्विलिब्रियम हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जो ला शातेलिया प्रिंसिपल के जितने भी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारे के सारे हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर चुके हैं. ओके.